कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया, एकदम मस्त, ऑल इज वेल। चलो लेट अस स्टार्ट। हमने शुरू किया था रेशियोज, और रेशियो के हमने ऑलरेडी दो पार्ट देख लिए हैं। देखो, पहला हमने देख लिया था रेशियो का डेफिनेशन और कंसेप्ट। इसका हमने वीडियो बना के डाला है यूट्यूब पे पार्ट 1 करके। और दूसरा हमने बना के डाला है टाइप्स ऑफ द रेशियो, ये है पार्ट 2। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो प्लीज जाके पहले ये दो पार्ट्स देख लो एंड फिर ये पार्ट शुरू करो। इसके ऊपर हमने क्विज भी रखा था, है ना, क्विज 1 एंड क्विज 2, तो ये भी दे दो अगर आपने नहीं दिया देखा होगा तो। और अभी स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। चलो पहले हेडिंग डाल दो, थर्ड, यानी कि तीसरा पार्ट इस चैप्टर का। और वैसे अगर मैं आखिरी से बोलूं तो सेकंड लास्ट पार्ट, बराबर, बस खत्म होने में ये चैप्टर अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। चलो पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, रेशियो एग्जिस्ट्स only between quantities of same kind। कैसे होनी चाहिए क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड? तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया है ना, ऑलरेडी जब हम डेफिनेशन और कंसेप्ट देख रहे थे तब हम ऑलरेडी ये देख लिया है। फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। रेशियो बिटवीन, एक सेकेंड, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं एग्जाम्पल। रेशियो बिटवीन 3 kg apple and 2 dozen banana. Is it possible? No। क्यों नहीं बन सकता है यहाँ पे? क्योंकि ये चीज आपको क्या बोल रही है, ये चीज आपको बता रही है वेट। एक सेकेंड, सॉरी, ये चीज आपको बता रही है वेट, और 2 डजन ये चीज आपको क्या बता रही है, एक तरीके से नंबर। एक डजन में कितने होते हैं? 12, यानी कि 24। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 3 kg एप्पल ये ज्यादा है कि 2 डजन बनाना ज्यादा है, नहीं बता सकते अपन, इसलिए ये नहीं बन सकता है यहाँ पे। रेशियो इज नॉट पॉसिबल बिटवीन दिस, इसलिए ये क्या है, ये पहली प्रॉपर्टी हमारी, कि जहाँ पे रेशियो, कहाँ पे बन सकता है रेशियो, दो क्वांटिटीज कैसे होनी चाहिए, सेम काइंड की, बराबर। और दूसरी प्रॉपर्टी, ये भी हमने ऑलरेडी देख ली है, टू फॉर्म अ रेशियो quantities must have same unit। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर तुम सेम काइंड के भी क्वांटिटीज ले लो, लेकिन अगर उसके अंदर यूनिट्स अलग अलग है तो रेशियो फॉर्म नहीं हो सकता। मतलब कैसे, मतलब क्या, एग्जाम्पल, यहाँ पे इसको पहले सेम काइंड यूनिट को अपन अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट। एग्जाम्पल क्या है, 3 kg एप्पल्स एंड 2000 ग्राम मैंगोज, इसके बीच में रेशियो फॉर्म हो सकता है क्या? नहीं, नहीं बन सकता। लेकिन अगर आ गया तो बनाने को सिंपल है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये ग्राम्स को क्या हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, जरूर। ये मैं जानबूझ के फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्विज के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पे, है ना। तो आपने क्या लिख दिया था कि यहाँ पे रेशियो बनना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। 3 kg एप्पल और 2000 ग्राम मैंगो, इसके बीच में रेशियो नहीं बनेगा। 3:2000, ये रेशियो जरूर गलत है। बट क्या हम रेशियो बना ही नहीं सकते? बना सकते हैं। कैसे बनाने का? फिर दो चीजें लो, आइदर आप ऑप्शन 1, आइदर आप ऐसा लो, 3 kg एप्पल्स एंड 2000 ग्राम मैंगोज को केजी में कन्वर्ट करो। 1 केजी मतलब कितने ग्राम? 1000 ग्राम, यानी कि यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 kg मैंगोज
तो सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे रेशियोज बना लो 3:2। क्या ये अलाउड है क्या? हाँ, ये अलाउड है, जमता है ना ये, करेक्ट। तो ऐसा भी करना है हमको, राइट। सिंपली हम ये नहीं लिख के आएंगे कि यूनिट अलग है तो हम रेशो नहीं बना सकते, राइट। अगर ऑप्शन में ये है दिया हुआ तो हमें इसको टिक करके आना पड़ेगा, हमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। ऑप्शन 2 क्या है फिर? क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं, क्विटिंग इज नेवर एन ऑप्शन बच्चों। ऑप्शन 2 क्या है? केजी को कन्वर्ट कर दो ग्राम्स के अंदर। 3 केजी एप्पल्स है ना, इसको कर दो 3000 केजी एप्पल्स, सॉरी 3000 ग्राम एप्पल्स, केजी नहीं, 3000 ग्राम एप्पल्स एंड 2000 ग्राम्स मैंगोज। क्या अभी आ गए? यूनिट सेम हो गया ना इसका। नॉर्मली लिखो इसको 3000:2000। फिर हमने और एक चीज देखी थी, रेशियो शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। यहाँ पे भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, आपने लोवेस्ट फॉर्म में लिखा नहीं था इसको, राइट, एक क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये रेशियो कैसे होना चाहिए, लोवेस्ट फॉर्म में। तो कैसा होगा ये फिर? 3:2। तो देखना यहाँ पे भी क्या आया आपका आंसर, ऑप्शन 1 के थ्रू अगर जाते हो आप तो भी आपका आंसर आया 3:2। ऑप्शन 2 के थ्रू भी जा रहे हो आप तो आंसर आता है 3:2। तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा, कुछ भी करो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को केजी में। लेकिन गलती से अगर ऐसा आया तो एक चीज की दे दिए लीटर्स और दूसरे चीज की दे दिए ग्राम्स, तो क्या हम ग्राम्स को लीटर्स में या लीटर्स को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे सिंपली हम बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल बिकॉज द क्वांटिटीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड, बराबर। तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि क्या हम रेशियो बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, एंड सेकंड, टू फॉर्म अ रेशियो क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट, बराबर, ऑलरेडी देखा है हमने ये, राइट। तो अभी हम देखने वाले हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों हमें बोलती है कि कोई भी रेशियो इसके अंदर उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर यानी कि जो एंटीसीडेंट है और जो कॉन्सिक्वेंट है, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब हम एंटीसीडेंट को कंसीक्वेंट की जगह और कंसीक्वेंट को एंटीसीडेंट की जगह नहीं लिख सकते। जैसे लिखो, द ऑर्डर ऑफ अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। मतलब क्या? मतलब एग्जाम्पल लिखो, 1/2 और 2/1, क्या ये इक्वल है? तो नहीं। तो वही बात है, क्योंकि 1/2 के अंदर जैसे 1 क्या है हमारा एंटीसीडेंट, हमने क्या कर दिया 2/1 में उसको कंसीक्वेंट की जगह लिख दिया यहाँ पे। तो ये अलाउड है क्या? नो, दिस इज नॉट अलाउड। तो यही बात बोलता है ये, यही बात बोलती है प्रॉपर्टी कि आप एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट को इंटरचेंज नहीं कर सकते, आपको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा वो। तो इसी प्रकार से 3/4 इज नॉट इक्वल टू 4/3। बस यही है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि आपको ऑर्डर जो है वो कांस्टेंट रखनी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। श्योर। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको स्टार मार्क करके लेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जरूरी है, ये बहुत जगह काम आने वाली है अपने को, ठीक है। ये क्या बोलती है, बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो, बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो, क्या होते हैं बोथ द टर्म्स, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, करेक्ट। कैन बी, both the terms of a ratio can be multiplied यानी कि गुना और डिवाइडेड बाय a same non-zero number, non-zero number। कोई भी एक सेम नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं हम, रेशियो के दोनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स अगर हमने रेशियो लिखा 1/2, हम ये रेशियो के अंदर के दोनों भी टर्म्स को यानी कि 1/2 को 1/2 को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं
और डिवाइड भी कर सकते हैं कोई भी एक नंबर से, कोई भी नंबर ले लो। बट कंडीशन क्या है, दोनों भी टर्म को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। जैसे कि एक देख लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, कोई भी जीरो छोड़ के कोई भी नंबर लो, जैसे लेते हैं 5। मैं ऊपर के टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसी को भी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये रेशो मेरा बन गया 10/20। लेट अस चेक वेदर 1/2 इज इक्वल टू 10/20 और नॉट। चेक करना है हमको ये। सिंपल तरीका है, आप सबके पास कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे लो 1/2, इसका आंसर निकालो। कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 0.5। और 10/20 का आंसर निकालो, कितना आ रहा है, ये भी आएगा 0.5। मतलब क्या ये इक्वल है, हाँ क्या ये इक्वल है, तो ये इसका मतलब क्या रहेगा, यस these two ratios are equal, these two ratios are equal, बराबर। इसी प्रकार से और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो 50 डिवाइडेड बाय, पकड़ लो एक सेकंड, थोड़ा चेंज करते हैं एग्जांपल। मान लो एग्जांपल है हमारा 20 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। अभी चेक करना है हमको, एक सेम नॉन जीरो नंबर से अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया, दोनों भी टर्म को, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो क्या होता है, ठीक है। तो लेट अस डिवाइड दिस बाय 10 एंड दिस बाय 10, तो ये आएगा हमारा आंसर 2/3, बराबर। चलो कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर पे 20/30 का आंसर निकालो, कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा होगा 0.66667, बराबर। 2/3 का निकालो, आंसर कितना आ रहा है, ये भी आएगा 0.6667। तो बस यही है सिंपल सी प्रॉपर्टी कि कोई भी रेशियो के अंदर के दोनों भी टर्म को आप अगर एक कोई भी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो वो रेशियो रहता है सेम, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, आपका आंसर कैसे रहेगा, सेम। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके देखा 5 से, तो भी हमारा आंसर सेम आया। पहले भी 1/2 का आंसर आ रहा था 0.5, बाद में भी 10/20 का आंसर आ रहा है 0.5। यहाँ पे 20/30 था, इसका आंसर आ रहा था पहले 0.66667, बाद में हमने किया उसको 10 से डिवाइड किया, फिर ये आया 2/3, 2/3 का भी आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 0.66667। तो दिस इज इट। अभी सिर्फ एक चीज चेक करेंगे यहाँ पे कि नॉन जीरो ही क्यों रहेगा, यहाँ पे जीरो से अगर किया तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली देखना ये जो रेशियो है 1/2, अगर दोनों भी टर्म को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 0/0 दैट इज इक्वल टू 0, करेक्ट। यहाँ पे जैसे मैं अगर इसको 1/2 के अंदर दोनों को भी मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0/0 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 का आंसर क्या आ रहा था, 0.5। अभी ये जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, 0। या फिर सेम वे में 20/30 का भी करो तो ये आंसर क्या आएगा, 0। देयरफॉर स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क, कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय 0, करेक्ट। और एक चीज देखना है हमको जो हम नहीं कर सकते, अभी तक हमने एक चीज देखी जो हम कर सकते, वो क्या है, एक सेम नंबर लो, कोई भी एक नंबर लो, एक नंबर जिससे क्या करो आप, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट दोनों को भी मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, आपका रेशियो चेंज नहीं होगा। अभी और एक चीज देखेंगे कि हम क्या नहीं कर सकते। एक चीज हमने ऑलरेडी देख ली कि आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या फिर जीरो से डिवाइड भी नहीं कर सकते। वैसे और एक चीज देखना है हमको कि हम क्या नहीं कर सकते, और तो हम देखो क्या नहीं कर सकते, we cannot add, we cannot add or subtract a non-zero number from both the terms। तो आप अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये वर्क नहीं करेगा। एग्जांपल ले लो, मान लो आपका 1/2 है, इसके अंदर आपने ऊपर भी 1 ऐड कर दिया, नीचे भी 1 ऐड कर दिया, आपको मिल गया 2/3। तो 1/2 का आंसर क्या आ रहा था बच्चों, कैलकुलेटर पे करो, जैसे अपन ने ऊपर किया है यही तो, करेक्ट। ये यहाँ पे किया हमने, 1/2 क्या आता है, 0.5, राइट।
तो ये आता है 0.5। अभी हमने सेम नॉन जीरो नंबर लिया ना एक, उसी को ऐड किया एंटीसीडेंट में भी और कंसिक्वेंट में भी, तो आंसर क्या है हमारा 2/3। 2/3 को करो कैलकुलेटर पे, क्या आ रहा है 0.6667 बराबर। तो इसी कारण ना ही हम ऐड कर सकते ना ही हम सबट्रैक्ट। तो आप घर पे करके देख लीजिए सबट्रैक्ट करके कि ये रेशो चेंज होता है क्या। तो यस दैट रेशियो विल गेट चेंज। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक कोई भी नंबर लो, उससे रेशो के दोनों भी टर्म को आइदर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, दोनों भी अलाउड है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ऐसे अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी का है क्यों है, फिफ्थ प्रॉपर्टी का काम क्या है, अगर हमको दो रेशियोज कंपेयर करना है और ये पता करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं, दो रेशियोज दिए जैसे 2/3 और 7/9, ऐसे दो रेशियोज दिए आपको, और अभी आपको पता करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तब ये प्रॉपर्टी काम में आएगी आपको। तो इसलिए इसका हेडिंग दे देंगे, दिस property will be used for comparing ratios। ठीक, दो स्टेप्स है इसके अंदर, सिर्फ बहुत ही सिंपल है, दोनों स्टेप लिख लो फिर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं। स्टेप 1, मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, ये पहले स्टेप है। एंड स्टेप 2, रेशियो हैविंग greater numerator will be a greater ratio। करेक्ट, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो रेशियो बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो रेशियो छोटा। तो आगे मैं लिखता हूं एंड वैसे वर्सा। वैसे वर्सा मतलब क्या, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो रेशो छोटा। हमने क्या लिखा है, जिसका रेशो बड़ा है, सॉरी जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो रेशो बड़ा, तो ऑब्वियसली जिसका न्यूमरेटर छोटा रहेगा वो रेशो छोटा। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं, दो रेशोज लेंगे 3/7 और 5/9, और क्वेश्चन है आपको विच रेशो इज द ग्रेटर वन। करेक्ट, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये पता करना है। तो अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे एक हाइपोथेटिकली मैं आपको कुछ इसका इंटरप्रिटेशन बताऊं तो ये क्या है, 3/7 मतलब कोई चीज है, मान लो कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं, मैंगो है, मैंगो के आपने 7 इक्वल पार्ट्स बनाए और एक जन को उसमें से 3 पार्ट्स दिए। दूसरा मैंगो लिया आपने, उसके अंदर आपने मैंगो के 9 इक्वल पार्ट्स बनाए और एक जन को उसके अंदर के 5 पार्ट दिए। आपको पता करना है किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला, राइट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपने इक्वल पार्ट जो किए वो अलग अलग किए, एक मैंगो के 7 इक्वल पार्ट किए, दूसरे मैंगो के 9 इक्वल पार्ट किए। तो इसके लिए आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को कंपेयर करके ये पता नहीं लगा सकते, इसलिए इसका पहला स्टेप क्या है, मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। अभी यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर पहले रेशियो में 7, दूसरे रेशियो में 9, तो अभी हमको इसको इक्वल करना है। तो एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे जो नंबर को ये दोनों भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक नंबर है 63, जिसको 7 से भी डिवाइड किया जा सकता है और इसको 9 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो सिंपल है, आप क्या करो, सिंपली 9 into 7 करो। ऐसा नंबर ढूंढना बहुत आसान है, कैसे ढूंढेंगे, 9 into 7। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, ये रेशो को नाम देते हैं ए, ये रेशो को नाम देते हैं बी। ठीक है, अभी ए के लिए क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में लिख के ले लिया 63 ए रेशो। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में 63 कैसे आया, ओरिजिनल रेशो में डिनोमिनेटर क्या है 7 बराबर, इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने 9 से। अभी हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी देखी थी 4 नंबर की, जिसको मैंने क्या बोला था आपको, इसको स्टार मार्क करो। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। तो क्या रहने वाला है, वो रेशियो इक्वल रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा।
यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों? डिनोमिनेटर में आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? 9 से, बराबर। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 9 से, कोई उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, राइट। तो इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, क्या आएगा? 9 3 जा 27। तो ये रेशो आ गया अपना 27/63। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए को किससे मल्टीप्लाई किया अपने बच्चों? ए को आपने मल्टीप्लाई किया है 9 से, दोनों भी टर्म्स को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इन द सेम वे बी के साथ भी अपने को क्या करना है? ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे 9 से ही मल्टीप्लाई करो, हमारा गोल क्या है, पर्पस क्या है? डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना। अब ये 9 को अगर हमको 63 बनाना है, 9 को हमको बनाना है 63, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, करना पड़ेगा 9 को? 9 को अगर हमको बनाना है 63, आंसर आना चाहिए आपका 63, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 7 से, इंटू 7, राइट। तो इस पे ध्यान देना आपको, डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो न्यूमरेटर क्या अपना यहाँ पे 5 है, तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? याद करो प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है कि बोथ द टर्म्स ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। यहाँ पे डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 7 से, तो न्यूमरेटर को भी किससे करेंगे बच्चों? 7 से। आंसर आ गया आपका 35। पहली स्टेप हो गई कंप्लीट। यहाँ पे ए के अंदर भी आपका डिनोमिनेटर क्या है? 63, और बी के अंदर भी 63। स्टेप 1 कंप्लीटेड। चलो बढ़ते हैं स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 बोल रहे हैं कि रेशियो हैविंग अ ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी अ ग्रेटर रेशियो एंड वैसे वर्सा। कौन सा रेशियो है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है? यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 35 है। तो यहाँ पे सिंपली हमको देखना है न्यूमरेटर के अंदर, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे ये लिख के लेते हैं स्टेप बी। बी को हमने किसके मल्टीप्लाई किया? बी को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। ये क्या था हमारा? स्टेप 1। फिर नीचे करेंगे हम स्टेप 2। स्टेप 2 में देखना है अपने को कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, 27 बड़ा है या फिर 35 बड़ा है। मैं ग्रेटर का साइन किसकी तरफ लगाऊं? 35 की तरफ, राइट। तो इसी का मतलब क्या हो गया? 35/63 इज द ग्रेटर रेशियो देन 27/63। इसी का मतलब 35/63 का ओरिजिनल रेशियो क्या था बच्चों? चलो देखो, बी था हमारा 5/9, तो इसी का मतलब 5/9 इज ग्रेटर देन कौन सा? 3/7। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ये इतना कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको दो स्टेप्स याद रखनी है। एक तो क्या करने का, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे और उसके बाद में कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर्स को। अगर ये स्टेप 1 आपको कहीं पे भी समझ नहीं आई तो प्लीज आप मुझे मैसेज करो। यहाँ पे क्या करना है हमको, ये एलसीएम, बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस क्या हमारा एलसीएम वाला है, ठीक है। तो ये बहुत बार हम पढ़ लेते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारे लोग, इसके लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में टाइम ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ इसके अंदर। बट अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो आप, मैं यहाँ पे आपको ये बाद में फिर से समझाऊंगा ये कैसे करते हैं। बट दो स्टेप्स याद रखने हैं आपको, क्या करना है, एक तो डिनोमिनेटर को करेंगे इक्वल एंड देन कंपेयर द न्यूमरेटर। अभी जिनको ये सब करने की टेंशन हो रही है या जिनको नहीं भी हो रही है, ये सब के लिए मेरे पास एक ट्रिक है बच्चों, बहुत आसान है। ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक 2 मिनट सिर्फ आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या ट्रिक है। हम ये सब प्रोसेस को कर देंगे बच्चों बाईपास, ये सब कुछ भी नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, सिंपली 3/7 और 5/9 ये सीधा सीधा कैलकुलेटर के ऊपर लेंगे और कैलकुलेटर पे इसके फाइंड आउट करेंगे नंबर्स क्या आता है, इसका आंसर आता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। देखते हैं, जैसे ये मैंने ले लिया कैलकुलेटर, ये कैलकुलेट किया 3/7, ठीक है। आंसर आया 0.4285, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.43, ठीक है। साथ साथ में अपन करके देखेंगे 5/9, इसका आंसर आया हमारा 0.555, राइट। तो इसका आंसर आया 0.556। अभी कोई भी बच्चा आसानी से बोल सकता है कि 0.43 छोटा है या 0.556 छोटा है, करेक्ट। तो 0.43 छोटा है, 0.556 बड़ा है,
एक स्टेप के अंदर आपका आंसर आ गया। सिंपली आप ओरिजिनल रेशो के अंदर लिख दो 5/9 बड़ा है, 3/7 छोटा है। आ रहा है ध्यान में? अभी इसके बाद में देखेंगे अपन सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी। ये भी एक स्टार मार्क करके रखेंगे इसको अपन। ये भी एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी, जैसे हमने 4th प्रॉपर्टी को स्टार मार्क किया था, वैसे ये भी एक बहुत जरूरी है। ये भी बहुत जगह काम में आएगी अपने को। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इफ any quantity is increased or decreased in the ratio A is to B, then new quantity is equal to, ये एक्चुअली फॉर्मूला है, ये प्रॉपर फॉर्मूला आप लिख लो, कहीं पे भी काम में आएगा आपको ये। न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इनटू बी बाय ए। ये एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही काम में आने वाला फॉर्मूला है बच्चों। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। The weight of John is 50 kg। अब लॉकडाउन के दौरान ये बस अपना घर पे बैठा था, आराम से खाना पीना और सोने का काम है इसको सर। तो इसका वेट बढ़ गया बच्चों 2:3 के रेशो में, ठीक है। His weight increased in the ratio 2:3. Calculate his new weight। यहाँ पे इसका बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या है इस क्वेश्चन का? अगर उसका वेट होता ना पहले 2, तो बाद में हो जाएगा 3। इसी का मतलब अगर उसका वेट पहले होता 4, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 2 से। तो न्यूमरेटर सॉरी जो डिनोमिनेटर है 3, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, यानी कि हो जाएगा 6। यानी कि पहले अगर उसका वेट होगा 2 तो अभी हो जाएगा 3, पहले अगर होगा 4 तो फिर हो जाएगा 6, पहले अगर इसका वेट होगा 8 तो अभी हो जाएगा 12, इस टाइप से, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी एक्चुअली इसका वेट कितना है? 50। तो अभी ये कितना होता है ये देखना है हमें। तो ये सब करने की जरूरत नहीं हमें, अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका। क्या बोल रहे हैं फॉर्मूला? क्या बोल रहे हैं? न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इनटू बी बाय ए। चलो ओल्ड क्वांटिटी क्या है हमारे पास? ओल्ड क्वांटिटी दी है 50, पहले वेट कितना है इसका? 50 kg, इनटू बी क्या है यहाँ पे? कौन से रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ? 2/3 में। तो 2 क्या रहेगा? ए, ये रहेगा ए, 3 क्या रहेगा? बी। तो 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 1 जा 2, 50 को डिवाइड करेंगे तो 25, 25 3 जा 75। अरे ध्यान में, करेक्ट। तो ये इतना आसान है, इतना सिंपल, बराबर। मान लो अगर रिड्यूस कर लेता अपना वेट, ठीक है, उल्टा एग्जाम्पल लो, उसके बीवी ने उसको बहुत काम पे लगा दिया, झाड़ू पोछा बर्तन मांजना सब वही कर रहा है, उसका वेट हो गया कम लॉकडाउन के चक्कर में। तो क्या बोल रहे हैं? उसका ओरिजिनल वेट जो है, ओरिजिनल वेट वो वही है, समझ लो 50 kg, बट he reduced his weight in the ratio 5:4। बराबर, इस रेशियो में उसका वेट क्या हो गया? रिड्यूस। तो अब क्या होगा? वही है सिंपल, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इंटू बी बाय ए। ओल्ड क्वांटिटी यहाँ पे आएगा 50, इंटू बी कितना आएगा? 4, अपॉन ए आएगा 5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 4 जा 40, बराबर।
इसका मतलब अगर उसका वेट पहले 50 होगा और वो अगर 5:4 के रेशियो में रिड्यूस हुआ है तो वो वेट अभी कितना हो जाएगा 40। अगर उसका वेट पहले 50 है और उसने इंक्रीज कर लिया वो 2:3 में तो नया वेट आ जाएगा 75। इट इज दैट सिंपल। बट हाँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे आपको इसके ऊपर। ये जैसे मैंने ये लिख के दिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड प्रॉब्लम आप ऐसे कैसे लिखो आपके बुक में भी, आपको ये बाद में भी क्या होगा काम में आएगा ये, ठीक। इसके साथ साथ ऐसे उल्टा लिख के लेंगे अपन। कभी कभार क्या होता है ना, आपको न्यू क्वांटिटी की जगह पूछ लेते हैं ओल्ड क्वांटिटी क्या है, यानी कि अगर उसका वेट बढ़ने के बाद 75 हो गया और उसका बढ़ा है वेट जो उसका रेशियो है 2:3 तो उसका ओरिजिनल वेट क्या है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लिख के ले लेंगे इसी के अंदर। एंड इफ न्यू क्वांटिटी इज गिवन and ratio in which the old quantity is reduced or increased is also given, then old quantity is equal to न्यू क्वांटिटी इनटू, ये क्यू मतलब क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी इनटू ए डिवाइडेड बाय बी। बहुत सिंपल है। वही एग्जांपल लेते हैं उल्टा, तो देखते हैं वो टैली होता है क्या। जॉन का वेट पहले कितना है 50 केजी, सॉरी नया वेट लेना है अपने को, यहाँ पे न्यू वेट पता है अपने को, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है अपने, इफ न्यू क्वांटिटी इज गिवन, नई क्वांटिटी दी, उसका वेट बढ़ने के बाद 75 केजी हो गया, बढ़ने के बाद, हाँ? ये है न्यू क्वांटिटी, बढ़ने के बाद 75 केजी हो गया और ओरिजिनल वेट जो बढ़ा था वो बढ़ा था 2:3 के रेशियो, ठीक है। तो हमको देखना है ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इनटू ए बाय बी। तो न्यू क्वांटिटी क्या है, न्यू क्वांटिटी है 75 इंटू 2/3, ये आ जाएगा 50 केजी। आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ओल्ड क्वांटिटी और रेशियो दिया है तो आप करेंगे ओल्ड क्वांटिटी इंटू बी बाई ए, और न्यू क्वांटिटी और उसके साथ रेशियो दिया है तो आप क्या करेंगे, न्यू क्वांटिटी और रेशियो दिया है तो अभी क्या करेंगे न्यू क्वांटिटी इंटू ए बाय बी, करेक्ट। तो दो इसमें समरी ले लो। गिवन डेटा क्या है, फाइंड क्या करना है और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ठीक है। गिवन दिया है आपको ओल्ड क्वांटिटी एंड रेशियो, फाइंड आउट करना है न्यू क्वांटिटी। ऐसे टाइम पे फॉर्मूला आएगा न्यू क्वांटिटी इंटू बी बाय ए, रेशियो आपका क्या रहेगा हमेशा A:B, ठीक है। फिर गिवन अगर है आपका न्यू क्वांटिटी, अगर गिवन है न्यू क्वांटिटी मतलब चेंज के बाद में, न्यू मतलब और कुछ नहीं, न्यू मतलब चेंज के बाद में, ओल्ड मतलब चेंज के पहले। न्यू क्वांटिटी दी है एंड रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ चेंज, तो ये क्या है A:B। देन क्या होगा, फाइंड आउट क्या करना है हमें, ओल्ड क्वांटिटी, चेंज होने से पहले क्या थी क्वांटिटी वो फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऊपर हमने गलत लिख दिया, न्यू क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे ओल्ड क्वांटिटी आएगा। न्यू क्वांटिटी तो फाइंड आउट करना है ओल्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है ओल्ड क्वांटिटी। सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू क्वांटिटी इंटू ए बाय, तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे और ये फॉर्मूला है यहाँ। अरे ओल्ड क्वांटिटी इंटू बी बाई ए किया तो क्या आएगा न्यू क्वांटिटी, और न्यू क्वांटिटी इंटू ए बाई बी किया तो क्या आएगा ओल्ड क्वांटिटी, राइट। तो ये फॉर्मूलाज प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। यही पे अपना खत्म हो जाता है प्रॉपर्टीज का पार्ट। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखेंगे एंड देन ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देख के। बट लर्निंग वाला जो पार्ट है अभी अपना इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के साथ ही खत्म हो जाएगा। चलो थैंक यू।